पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ 12 हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान को पढ़ेंगे व समझेंगे। यह एक यात्रा वृतांत है जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखा गया है। और यात्रा वृतांत क्या होता है? किसी स्थान या बाहर से आए व्यक्ति या व्यक्तियों के अनुभवों को लिखना। जैसे मान लीजिए आप अपने देश के अलावा यदि किसी अन्य देश में घूमने जाते हैं तो वहाँ आपने जो कुछ भी देखा या जो कुछ भी आपने अनुभव किया उसे शब्दों में लिखना, तो वो क्या है? यात्रा वृतांत। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट, चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिल जाएंगे। इसके लिए आप प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पाठ 12 हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। लेखक लिखते हैं, यात्रा पर मैं दिल्ली से 15 जुलाई को, बम्बई यानी मुंबई से 16 जुलाई को और नैरोबी से 17 जुलाई को मॉरिशस के लिए रवाना हुआ। इधर से जाते समय नैरोबी जो कि केन्या में है, केन्या की दुनिया में मुझे 1 रात और 2 दिन ठहरने का मौका मिल गया। अतएव मन में यह लोभ जग गया, यानी यह लालच जग गया कि मॉरिशस के भारतीयों और अफ्रीकियों से मिलने के पूर्व, कि मॉरिशस के भारतीयों और अफ्रीकियों से मिलने से पहले हमें अफ्रीका के शेरों से मुलाकात कर लेनी चाहिए। जहाज यानी विमान दूसरे दिन शाम को मिलने वाला था। अतएव हम जिस दिन नैरोबी पहुंचे उसी दिन नेशनल पार्क में घूमने को निकल गए। तो नैरोबी क्या है? नैरोबी जो है वो केन्या की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर है, और जो केन्या है वो अफ्रीका में है, पूर्वी अफ्रीका में। ठीक है, नैरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है, शहर से बाहर बहुत बड़ा जंगल है। जो नैरोबी का जो नेशनल पार्क है वो चिड़ियाघर नहीं है, चिड़ियाघर जैसा नहीं है। जैसे चिड़ियाघर क्या होता है? चिड़ियाघर में जो पशु पक्षी जानवर होते हैं उन्हें पिंजरे में रखा जाता है और उनका जो स्थान है वो सीमित होता है, कम जगह में उन्हें रखा जाता है। ठीक है, लेकिन जो नेशनल पार्क है वो एक बहुत बड़ा जंगल होता है। ठीक है, शहर से दूर बहुत बड़ा जंगल होता है जिसमें घास अधिक, पेड़ बहुत कम हैं, लेकिन जंगल में सर्वत्र अच्छी सड़कें बिछी हुई हैं। सर्वत्र यानी हर जगह, और पर्यटकों की गाड़ियां उन पर दौड़ती ही रहती हैं। और जो पर्यटक हैं, टूरिस्ट हैं, उनकी जो गाड़ियां हैं वो उन सड़कों पर दौड़ती ही रहती हैं, यानी आना जाना वहां पर लगा ही रहता है। हमारी गाड़ी को भी काफी देर तक दौड़ना पड़ा, मगर सिंह कहीं भी दिखाई नहीं पड़े। सिंह यानी कि शेर कहीं भी दिखाई नहीं दिए। एक जगह सड़क पर 2 मोटरें खड़ी थी और उन पर तरह तरह के बंदर और लंगूर चढ़े हुए थे। पर्यटक लोग इन बंदरों को कभी कभी फल या बिस्कुट खाने को देते थे। टूरिस्ट जो भी आते थे वो बंदरों को कभी कभी फल या बिस्कुट खाने को देते थे। अतः मोटर के रुकते ही बंदर उसे घेर लेते थे। इसलिए बंदरों को क्या आदत हो गई, जब भी कोई मोटर उनके आसपास से गुजरती थी तो वो उस मोटर को घेर कर खड़े हो जाते थे, घेर लेते थे। ठीक है, कि जैसी कोई मोटर आती थी उसे घेर कर खड़े हो जाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये हमें फल या बिस्कुट खाने को देंगे। बड़ी दूरी तय करने के बाद, या यूं कहिए कि 10-20 मील के भीतर हर सड़क छान लेने के बाद, यानी कि हर सड़क में घूम लेने के बाद हम उस जगह जा पहुंचे जहां सिंह या उस दिन आराम कर रहे थे। सिंह यानी कि शेर जो है आराम कर रहे थे। वहां जो कुछ देखा वह जन्म भर कभी नहीं भूलेगा, कि हमने वहां जो कुछ भी देखा उसे हम अपने जीवन में कभी भी नहीं भूल सकते। कोई 7-8 सिंह लेटे या सोए हुए थे और उन्हें घेर कर 8-10 मोटरें खड़ी थी, यानी उन्हें देखने के लिए 8-10 मोटरें उन्हें घेर कर खड़ी थी। तुर्रा यह कि सिंहों को यह जानने की कोई इच्छा ही नहीं थी। तुर्रा क्या है? अद्भुत या अनोखा। आप कह सकते हैं कि अद्भुत बात यह है कि सिंहों यानी शेरों को जानने की कोई इच्छा ही नहीं थी कि हमें देखने को आने वाले लोग कौन हैं, कि जो हमें घेर कर खड़े हैं, जो हमें देखने आए हैं, वो लोग कौन हैं। मोटरों और शीशे चढ़ाकर उनके भीतर बैठे लोगों की ओर सिंहों ने कभी भी दृष्टिपात नहीं किया। कि जो शेर हैं उन्होंने कभी भी, दृष्टिपात का अर्थ होता है सरसरी निगाह से देखना, यानी कि एक नज़र भी नहीं डाली शेरों ने कि जो ये लोग आए हुए हैं उन पर। मानो हम लोग तुच्छ अति तुच्छ हों। तुच्छ अति तुच्छ यानी कि बिल्कुल ही गए गुजरे, जो किसी काम के ना हों और उनकी नज़र में आने के योग्य बिल्कुल नहीं हो, कि हम उनकी नज़र में आने के योग्य ही नहीं है।
इसलिए वो हमारी तरफ देख ही नहीं रहे हैं। हम लोग वहाँ आधा घंटा ठहरे होंगे। लेखक कह रहे हैं कि हम लगभग वहाँ आधा घंटा ठहरे होंगे उन्हें देखने के लिए। इस बीच एक सिंह ने उठकर जमाई ली, दूसरे ने देह को ताना, देह यानी अपने शरीर को ताना, मगर हमारी ओर किसी भी सिंह ने नजर नहीं उठाई। लेकिन हमारी ओर किसी भी शेर ने नजर नहीं उठाई, अर्थात हमें नहीं देखा। हम लोग पेड़ पौधे और खरपात से भी बदतर समझे गए। पेड़ पौधे, और लेखक क्या कह रहे हैं कि हम लोग जो है पेड़ पौधे और खरपात यानी कि घास पात, उससे भी बदतर समझे गए। बदतर यानी कि जो बिल्कुल ही बुरा होता है, कि हम उनसे भी बुरे हैं, जो शेर हमारी तरफ देख भी नहीं रहे। इतने में कोई मील भर की दूरी पर हिरणों का एक झुंड दिखाई पड़ा। कुछ दूरी पर क्या दिखाई दिया? हिरणों का एक झुंड, जिनके बीच एक जिराफ बिल्कुल बेवकूफ की तरह खड़ा था। तो हिरणों के झुंड में एक जिराफ खड़ा था जो ऐसे लग रहा था बिल्कुल बेवकूफ लग रहा था। अब दो जवान सिंह उठे और दो और चल दिए। दो जवान सिंह उठे यानी शेर उठे और चल दिए। एक तो थोड़ा सा आगे बढ़कर एक जगह बैठ गया, लेकिन दूसरा घास के बीच छिपता हुआ मोर्चे पर आगे बढ़ने लगा। मोर्चे यानी जंग में जाने के लिए आगे बढ़ने लगा। हिरणों के झुंड ने ताड़ लिया कि उन पर सिंहों की नजर पड़ रही है। तो हिरणों के झुंड ने ताड़ लिया यानी कि उन्होंने पहले से ही अनुमान लगा लिया कि शेरों की नजर हम पर पड़ रही है। अतः वे चरना भूलकर चौकन्ने हो उठे। इसलिए जो हिरणों का झुंड है वो घास खा रहे थे, ठीक है, चर रहे थे, तो वो ये भूलकर चौकन्ने हो उठे यानी कि सावधान हो गए। चौकन्ने सावधान या सतर्क। फिर ऐसा हुआ कि झुंड से छूटकर कुछ हिरन एक तरफ को भाग निकले, मगर बाकी जहां के तहां ठिठके खड़े रहे। कि कुछ तो कि झुंड से छूटकर कुछ हिरन एक तरफ को भाग निकले, मगर बाकी जहां के तहां ठिठके खड़े रहे। कि कुछ तो झुंड से छूटकर एक तरफ को भाग गए हिरन, और जो बाकी थे वो वहीं खड़े रह गए। बाकी हिरन ठिठके हुए इसलिए खड़े थे कि सिंह उन्हें देख रहे थे और सहज पर्वती हिरणों को यह समझा रही थी कि खतरा किसी भी तरफ भागने में हो सकता है। तो जो वहीं पर खड़े थे वो क्यों खड़े थे? क्योंकि उन्हें पता था कि शेर जो है उनकी तरफ देख रहे हैं, और उनकी ये आदत है, उनकी जो सहज प्रवृत्ति है वो उन्हें यह बता रही थी। हिरणों की जो सहज प्रवृत्ति यानी उनकी जो आदत बनी हुई है वो उन्हें यह समझा रही थी कि खतरा किसी भी तरफ भागने में हो सकता है, कि अगर हम किसी भी तरफ भागे तो हो सकता है शेर हमें पकड़ ले। शिकार सिंह सूर्यास्त के बाद किया करते हैं। जो शिकार है वो शेर कब करते हैं? सूर्यास्त यानी जब सूरज अस्त हो जाता है, छिप जाता है, उसके बाद करते हैं। और शिकार वे झुंड का नहीं करते, कि अगर कोई झुंड में है तो उसका शिकार नहीं करते। वो किसका शिकार करते हैं? बल्कि उस जानवर का करते हैं जो भागते हुए झुंड से पिछड़ जाता है। जैसे हिरणों का झुंड खड़ा था, वो इसलिए खड़ा था क्योंकि उन्हें पता था कि हम झुंड में खड़े हैं, अगर हम झुंड में खड़े रहेंगे तो शेर जो है उनका शिकार नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो भाग जाते वहाँ, तो जो भी हिरन जो है वो अगर पीछे रह जाता तो हो सकता था उसका शिकार वो शेर कर लेता। अब यह बात समझ में आई कि हिरन भागने को निरापद नहीं समझकर एक गोल में क्यों खड़े थे। लेखक को अब यह बात समझ में आई कि हिरन जो है वो बिना संकट के क्यों खड़े थे अपने झुंड में। इसीलिए खड़े थे क्योंकि उन्हें पता था कि शेर जो है झुंड में उनका शिकार नहीं करेगा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा रक्तचाप बढ़ रहा है। रक्तचाप यानी कि खून का जो बहाव है उसका ऊपर नीचे होना। आप सरल भाषा में कह सकते हैं कि जैसे बीपी बढ़ना। अतः मैंने तय कर लिया कि अब घर लौटना चाहिए। नैरोबी से मॉरिशस तक हम BOAC के जहाज में उड़े। BOAC क्या है? ये ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कॉरपोरेशन नाम का छोटा रूप है, ठीक है। और ये क्या है? एक बहुत ही पुरानी विदेशी विमान कंपनी, ठीक है। जहाज नैरोबी से 4 बजे शाम को उड़ा और 5 घंटों की निरंतर उड़ान के बाद जब वह मॉरिशस पहुंचा तब वहां रात के लगभग 10 बज रहे थे। तो इस लाइन को आप ध्यान से पढ़िए कि जहाज नैरोबी से 4 बजे शाम को उड़ा, ठीक है, और 5 घंटों की निरंतर यानी लगातार 5 घंटे उड़ने के बाद वह जब मॉरिशस पहुंचा तब वहां रात के लगभग 10 बज रहे थे।
तो यहाँ पर क्या बताया गया है, अगर जैसे 4 बजे उड़ा है तो 9 बजे पहुंचना चाहिए था। 4 में अगर हम 5 घंटे जोड़ते हैं तो 9 बजे उस जहाज को मॉरिशस पहुंचना चाहिए था, लेकिन वो कब पहुंचा? रात के 10 बजे। यानी कि नैरोबी और मॉरिशस के समय में अंतर है, यानी मॉरिशस का जो समय है वो नैरोबी से 1 घंटा आगे चल रहा है। ठीक है। रात थी, अंधेरा था, पानी बरस रहा था, कि बहुत ही रात हो चुकी थी, अंधेरा भी था और बारिश भी हो रही थी, मगर तब भी हमारे स्वागत में बहुत लोग खड़े थे, यानी हमारे वेलकम में बहुत लोग खड़े थे। हवाई अड्डे के स्वागत का समा देखकर, समा यानी कि वो नज़ारा देखकर यह भाव जगे बिना नहीं रहा कि हम जहाँ आए हैं वह छोटे पैमाने पर भारत ही है, यानी भारत का ही छोटा रूप है, छोटे स्तर पर, छोटा पैमाना यानी कि छोटे स्तर पर। ठीक है। मॉरिशस द्वीप भूमध्य रेखा से कोई 20 डिग्री दक्षिण। मॉरिशस द्वीप, द्वीप क्या होता है? चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ भूभाग, टापू भी कह सकते हैं या फिर जल के बीच का स्थल भी कह सकते हैं। ठीक है। तो मॉरिशस द्वीप जो है वो भूमध्य रेखा से कोई 20 डिग्री दक्षिण यानी दक्षिण और देशांतर रेखा 60 के बिल्कुल पास, किंतु उससे पश्चिम की ओर बसा हुआ है। पश्चिम यानी कि पश्चिम। मॉरिशस की लंबाई 29 मील और चौड़ाई कोई 30 मील है। वैसे पूरे मॉरिशस द्रफल 720 वर्ग मील आंका जा सकता है। तो यहां पर आप लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। रकबा का अर्थ है क्षेत्रफल। कितना आंका जा सकता है? 720 वर्ग मील आंका जा सकता है, यानी आंकना यानी अंदाजा लगाना। यह द्वीप हिंद महासागर का मोती है, भारत समुद्र का सबसे खूबसूरत सितारा है। मॉरिशस वह देश है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज्यादा दूर नहीं है। मॉरिशस वह देश है जहां की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय खानदान के हैं, यानी कि 67% लोग जो हैं वो भारतीय हैं, तथा जहां 53% लोग क्या हैं? हिंदू हैं। मॉरिशस वह देश है जिसकी राजधानी पोर्ट लुई की गलियों के नाम, मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुई। ठीक है। और वहां की गलियों के नाम क्या है? कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद और बंबई हैं, तथा जिसके एक पूरे मोहल्ले का नाम काशी है। मॉरिशस वह देश है जहां बनारस भी है, गोकुल भी है और ब्रह्म स्थान भी है। मॉरिशस वह देश है जहां माध्यमिक स्कूलों को कॉलेज कहने का रिवाज है। माध्यमिक स्कूल कौन से होते हैं? जो 11 से 16 साल के बच्चे जो पढ़ते हैं, ठीक है, वो माध्यमिक स्कूल के बच्चे होते हैं। चूंकि मॉरिशस के हिंदुओं में से अधिकांश बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं, कि मॉरिशस के जो हिंदू लोग हैं उनमें अधिकतर कौन है? बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं। ठीक है। और मॉरिशस को छोटे पैमाने पर भारत क्यों कहा गया है? क्योंकि वहाँ के गली मोहल्ले जो हैं वो भारतीय शहरों के नाम पर रखे गए हैं। इसलिए हिंदी का मॉरिशस में व्यापक प्रचार है। व्यापक प्रचार यानी बड़े पैमाने का प्रचार। मॉरिशस की राजभाषा क्या होता है? किसी देश या राज्य की घोषित भाषा जिसका इस्तेमाल सरकारी कामकाज के लिए किया जाता है। ठीक है। तो मॉरिशस की राजभाषा अंग्रेजी, किंतु संस्कृति की भाषा फ्रेंच है। मॉरिशस की राजभाषा कौन सी होगी? अंग्रेजी, और संस्कृति की भाषा कौन सी होगी? फ्रेंच। मगर जनता वहां क्रेओल बोलती है। अब क्रेओल क्या होता है? क्रेओल होता है 2 भाषाओं के मिलने से बनी नई भाषा का नाम। तो क्रेओल क्या है? 2 भाषाओं के मिलने से बनी नई भाषा का नाम है। ठीक है। क्रेओल का फ्रेंच से वही संबंध है जो संबंध भोजपुरी का हिंदी से है। ठीक है। और क्रेओल के बाद मॉरिशस की दूसरी जन भाषा भोजपुरी को ही मानना पड़ेगा। कहने का अर्थ है जो वहाँ की जनता है, कहाँ की? मॉरिशस की जनता है, वो क्रेओल भाषा बोलती है, क्रेओल। ठीक है। और क्रेओल के बाद अगर हम दूसरी जनता की भाषा की बात करें तो वो भोजपुरी को ही मानना पड़ेगा। प्राय सभी भारतीय भोजपुरी बोलते अथवा उसे समझ लेते हैं। यहाँ तक कि भारतीयों के पड़ोस में रहने वाले चीनी भी भोजपुरी बखूबी बोल लेते हैं, यानी कि भारतीयों के पड़ोस में रहने वाले जो चीनी लोग हैं वो भी भोजपुरी को अच्छे से, बखूबी यानी अच्छे से बोल लेते हैं। किंतु मॉरिशस की भोजपुरी शाहबाद या सारन की भोजपुरी नहीं है, उसमें फ्रेंच के इतने संज्ञा पद घुस गए हैं। यानी कि शाहबाद या सारन में जो भोजपुरी बोली जाती है, मॉरिशस की भोजपुरी वैसी नहीं है, क्योंकि उसमें फ्रेंच के भी कई शब्द जो हैं, संज्ञा पद जो हैं वो घुस गए हैं, और आपको बार बार शब्दों के अर्थ पूछने पड़ेंगे।
मॉरिशस में ऊख की खेती और उसके व्यवसाय को जो सफलता मिली है, ऊख क्या होता है? गन्ना, ठीक है, ऊख होता है गन्ना या एक। तो गन्ने की खेती और उसके व्यवसाय को जो सफलता मिली है वो भारतीयों के कारण ही, व्यवसाय को जो सफलता मिली है क्या होता है? गन्ना, ठीक है, ऊख होता है गन्ना या एक। तो गन्ने की खेती और उसके व्यवसाय को जो सफलता मिली है वो भारतीयों के कारण ही मिली है। मॉरिशस की असली ताकत भारतीय लोग ही हैं। सारा मॉरिशस कृषि प्रधान द्वीप है, वहां पर खेती की जाती है और वो खेती कौन करते हैं? भारतीय लोग करते हैं, क्योंकि चीनी वहां का प्रमुख अथवा एकमात्र उद्योग है, यानी कि वहां का एकमात्र उद्योग कौन सा है, व्यापार कौन सा है? वो है चीनी। किंतु भारतीय वंश के लोग यदि इस टापू में नहीं गए होते, इस द्वीप में नहीं गए होते, तो ऊख की खेती असंभव हो जाती और चीनी के कारखाने बढ़ते ही नहीं। कि वहीं से चीनी के कारखानों की बढ़ोतरी हुई। भारत में बैठे बैठे हम यह नहीं समझ पाते कि भारतीय संस्कृति कितनी प्राणवती और चिरायु है। प्राणवती यानी जीवंत, यानी उसमें जीवन है, कितना जीवन है, और चिरायु यानी लंबी उम्र, दीर्घायु। किंतु मॉरिशस जाकर हम अपनी संस्कृति की प्राणवता का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। कि जब हम भारत में होते हैं तो भारत में रहकर हम अपनी भारतीय संस्कृति को इतने अच्छे से नहीं समझ पाते कि वो कितनी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन जब हम किसी और देश में जाते हैं, वहां पर अपनी संस्कृति को बढ़ता हुआ देखते हैं, तब हमें समझ में आता है कि हमारी संस्कृति में कोई ना कोई बात अवश्य है। तभी तो वहां जाकर भी लोग जो हैं उस संस्कृति को बढ़ा रहे हैं, यानी कि उसकी प्राणवता का ज्ञान हमें वहां से मिलता है। मालिकों की इच्छा तो यही थी कि भारतीय लोग भी क्रिस्तान हो जाएं। कि जो वहाँ के मालिक हैं वो तो यही चाहते थे कि जो भारतीय लोग भारत से आ रहे हैं वो यहाँ आकर क्रिस्तान हो जाएं, यानी कि क्रिस्तान यानी कि ईसाई बन जाएं। किंतु भारतीयों ने अत्याचार तो सहे, जुल्म तो सहा, लेकिन प्रलोभनों को ठुकरा दिया। प्रलोभन यानी कि जो उन्हें लालच दिए गए क्रिस्तान होने के लिए, ईसाई बनने के लिए, उन्होंने उन्हें ठुकरा दिया। वे अपने धर्म पर डटे रहे और जिस द्वीप में भगवान ने उन्हें भेज दिया था उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। यह ऐसी सफलता की बात है जिस पर सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। कि ये हमारे लिए इतनी बड़ी सफलता की बात है जिस पर हम सभी भारतीयों को क्या होना चाहिए? गर्व होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में शिवालय होता है। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में शिवालय होता है। प्रमुख ग्राम यानी कि प्रत्येक यानी कि हर एक, ठीक है। ग्राम यानी कि गांव या शहर कह सकते हैं आप, ठीक है। तो वहां पर हर ग्राम में क्या है, गांव में क्या है? शिवालय है, जहां पर शिव जी की पूजा की जाती है। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में हिंदू तुलसीकृत रामायण यानी रामचरितमानस का पाठ करते हैं। हिंदू क्या करते हैं? तुलसीकृत रामायण यानी कि रामचरितमानस का वहां पर पाठ करते हैं, अथवा ढोलक और झांझ पर उसका गायन करते हैं। ढोलक और झांझ क्या है? वाद्य यंत्र हैं, ठीक है। मॉरिशस के मंदिरों और शिवालयों को मैंने अत्यंत स्वच्छ और सुरम्य पाया है। कि जो मॉरिशस के जो मंदिर हैं और शिवालय हैं वो क्या है? अत्यंत यानी कि बहुत ही अधिक स्वच्छ यानी साफ हैं, और सुरम्य, सुरम्य यानी कि निराले हैं, चित्रमय हैं, ठीक है। कितना अच्छा हो यदि हम भारत में भी अपने मंदिरों और तीर्थ स्थानों को उतना ही स्वच्छ और सुरम्य बनाना आरंभ कर दें। कि कितना अच्छा हो यदि हम भारत में भी अपने मंदिरों को और तीर्थ स्थानों को उतना ही स्वच्छ यानी साफ और सुरम्य यानी चित्रमय और निराला बना सकें, जैसे कि मॉरिशस के मंदिर और शिवालय हैं, जितने स्वच्छ वे मॉरिशस में दिखाई देते हैं। यानी कि मॉरिशस में जो लोग हैं उन्होंने मंदिरों और शिवालयों को बहुत ही अच्छे से साफ सुथरा रखा है, बहुत ही स्वच्छ रखा है। लेकिन भारत में जो लोग हैं वो इतने अच्छे से अपने मंदिरों को नहीं रख पाते। भारत के पर्व त्योहार मॉरिशस में भी प्रचलित हैं। जो भारत में पर्व और त्योहार मनाए जाते हैं, फेस्टिवल मनाए जाते हैं, वो मॉरिशस में भी प्रचलित हैं, फेमस हैं। किंतु वर्ष का सर्वश्रेष्ठ धार्मिक पर्व शिवरात्रि है। लेकिन मॉरिशस में वर्ष का, पूरे साल का जो सर्वश्रेष्ठ यानी कि सबसे श्रेष्ठ या अच्छा धार्मिक पर्व जो है वो क्या है? शिवरात्रि। मॉरिशस के मध्य में एक झील है, यानी मध्य यानी बीच में क्या है? एक झील है
जिसका संबंध हिंदुओं ने परियों से बिठा दिया है, परियों से, ठीक है। और उस झील का नाम अब परी तालाब हो गया है। उस झील का नाम क्या हो गया? परी तालाब, क्योंकि परियों से उसका संबंध बिठाया तो नाम क्या रख दिया? परी तालाब। परी तालाब केवल तीर्थ ही नहीं, कि वो केवल तीर्थ नहीं है, दृश्य से भी पिकनिक का स्थान है। देखने में कैसा लगता है? वो पिकनिक का स्थान लगता है कि वहां पर हम पिकनिक मना सकते हैं। किंतु वहां पिकनिक पर जाने वाले लोग अपने साथ मांस मछली नहीं ले जाते, ना अपवित्रता का वहां कोई व्यापार करते हैं। तो क्या कहा गया है यहाँ पर कि जो वहां पर जो पिकनिक मनाने जो लोग जाते हैं वो अपने साथ मांस मछली नहीं ले जाते, यानी कि किसी भी तरह का नॉन वेज वहां पर नहीं ले जाते, क्योंकि वो स्थान बेशक पिकनिक मनाने के लिए भी है, लेकिन वो बहुत ही पवित्र स्थान है, तीर्थ स्थान है। तो लोग वहां पर कोई भी ऐसी चीज नहीं ले जाते जिससे कि उस तीर्थ स्थान की, परी तालाब की पवित्रता भंग हो। शिवरात्रि के समय सारे मॉरिशस के हिंदू श्वेत वस्त्र धारण करके, श्वेत वस्त्र यानी कि सफेद वस्त्र, सफेद कपड़े धारण करके, कंधों पर कांवर लिए। कांवर क्या होता है? जो शिवरात्रि के समय में जब जो लोग हैं वो कांवर लेकर जाते हैं, कहाँ जाते हैं? हरिद्वार जाते हैं, फिर वहां से गंगा जल लेकर वापस आते हैं, ठीक है। लिए जुलूस बांधकर परी तालाब पर आते हैं और परी तालाब का जल भरकर अपने अपने गांव के शिवालय को लौट जाते हैं। शिवजी पर चढ़ाने के लिए उस गंगा जल को परी तालाब से लेकर आते हैं और फिर शिवजी को जल चढ़ाकर अपने घरों में प्रवेश करते हैं। फिर उस जल को क्या करते हैं? शिवजी पर चढ़ाते हैं, फिर अपने अपने घरों में वापस आते हैं। ये सारे कृत्य यानी काम, ये सारे काम वे बड़ी ही भक्ति भावना और पवित्रता से करते हैं। सभी वयस्क लोग उस दिन उजली धोती, उजली कमीज और उजली गांधी टोपी पहनते हैं। उजली यानी कि सफेद धोती, सफेद कमीज और सफेद गांधी टोपी, ठीक है। हाँ, बच्चे हाफ पैंट पहन सकते हैं। जो वयस्क लोग हैं, वो वयस्क यानी कि थोड़े बुजुर्ग हैं, वो तो उजली धोती पहनेंगे, उजली कमीज पहनेंगे और उजली गांधी टोपी। लेकिन बच्चे हाफ पैंट पहन सकते हैं, लेकिन जो गांधी टोपी है उस दिन उन्हें भी पहननी पड़ती है, वो कंपलसरी है कि गांधी टोपी तो सभी को पहननी ही पड़ेगी, चाहे वो वयस्क पुरुष हों या बच्चे हों। परी तालाब पर लगने वाला यह मेला मॉरिशस के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। कि परी तालाब में जो ये मेला लगता है वो मॉरिशस के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। आकर्षण यानी कि जो हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं, कि कोई अच्छी चीज़ हम देखते हैं तो उस चीज़ की तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं। और उसे देखने को अन्य धर्मों के लोग भी काफ़ी संख्या में आते हैं। और उसे देखने के लिए, परी तालाब में जो मेला लगता है उसे देखने के लिए अन्य धर्मों के, जो अन्य धर्म को मानने वाले लोग हैं वो भी काफ़ी संख्या में आते हैं। अब यहाँ पाठ के अंत में रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय दिया गया है, आइए इसे भी पढ़ते हैं। आपने जो रोचक यात्रा वृतांत पढ़ा है उसे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। दिनकर की रचनाओं की विशेषता है भारत और भारत की संस्कृति। उनकी रचनाओं में वीरता, उत्साह और देश प्रेम का भाव अधिक है। स्वतंत्रता मिलने के बाद भी भारत का गौरव गान उनकी रचनाओं का विषय बना रहा। कि स्वतंत्रता जब भारत आज़ाद हो गया उसके बाद भी जो भारत का जो गौरव गान है उनकी रचनाओं का विषय बना रहा, यानी कि उन्होंने स्वतंत्रता मिलने के बाद भी अपनी रचनाओं में भारत के गौरव गान का वर्णन किया है। उन्होंने आप जैसे बच्चों के लिए भी पुस्तकें लिखी हैं, जैसे मिर्च का मजा, पड़क्कू की सूझ और सूरज का ब्याह आदि। तो यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन काल दिया गया है। उनका जन्म 1908 में हुआ और मृत्यु 1974 में। तो उनका जीवन काल 1908 से लेकर 1974 तक रहा। तो ये था रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखा गया यात्रा वृतांत। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।